औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय, मैकेनिक, प्रशीतन एवं वातानुकूलन के विषय सैद्धांतिक में आज हम ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशनशिप के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स में हम क्या क्या बताएंगे आपको इस वीडियो में। नंबर 1, टू बी एबल टू आइडेंटिफाई एंड इम्प्लीमेंट थ्योरी ऑफ ओम्स लॉ, मतलब जो ओम का नियम है, ओम का नियम का के बारे में आइडेंटिफाई करेंगे और इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है किसी सर्किट में, उसके बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। दूसरा आता है डिफाइन इलेक्ट्रिकल टर्म्स, मतलब इलेक्ट्रिकल टर्म्स जैसे वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस आदि के बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आगे टू बी एबल टू डिस्क्राइब एंड इंटर रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज, करंट एंड रिलेशन एंड रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में जो हमारे वोल्टेज होते हैं, करंट होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं, इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे और इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, जैसे वोल्टेज करंट के बीच में क्या रिलेशन है, वोल्टेज रेजिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन है, करंट और रेजिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक है क्या, आखिर में इलेक्ट्रिसिटी है क्या। तो इसमें नंबर 1 पर आता है पहले टाइप्स ऑफ एनर्जी। पहले हम ये जान लें कि एनर्जी होता क्या है, कितनी तरह क्या होता है। एनर्जी हमारी जानते हैं कई तरह के होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी एक्सेट्रा। इस तरह से बहुत एनर्जी है। जैसे आज हम चर्चा करेंगे इन्हीं सब एनर्जी की चर्चा करेंगे। जैसे नंबर 1 पर आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम लोग सब लोग जानते हैं, सबके घर में एसी, फ्रिज, कूलर, टीवी, लाइट, फैन सब कुछ चलता है। उसके लिए हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ही जरूरत है। जब तक इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास नहीं होगा, हम ना तो लाइट जला सकते हैं, ना ही फैन चला सकते हैं, ना ही कूलर, एसी, टीवी कुछ भी नहीं चला सकते। उसके लिए हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, कैसे बनता है, आगे हम चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। नंबर 2 पर आता है हीट एनर्जी। हीट एनर्जी क्या होती है? हीट एनर्जी 2 तरह की होती है, एक होती है प्राकृतिक या नेचुरल, एक होती है आर्टिफिशियल या कृत्रिम, जिसको हम लोग खुद बनाते हैं। प्राकृतिक एनर्जी जैसे प्राकृतिक हीट एनर्जी, जैसे जो सूरज से रोशनी मिलती है उसमें जो एनर्जी होती है वो प्राकृतिक एनर्जी है। कृत्रिम एनर्जी या आर्टिफिशियल एनर्जी जो क्या होती है, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी से जो हम हीटर चलाते हैं उससे जो हीट मिल रहा है, हीटर चला रहे हैं या ब्लोअर चला रहे हैं, उससे जो एनर्जी मिलती है वो हमारी कृत्रिम रूप की हीट एनर्जी है। एटॉमिक एनर्जी जो हमारे एटम्स होते हैं, जैसे क्रिप्टॉन वगैरह, रेडॉन वगैरह से जो हम न्यूक्लियर रिएक्शन करते हैं उससे जो एनर्जी प्राप्त होती है, जैसे उससे जो एनर्जी प्राप्त होती है वो हमको एटॉमिक एनर्जी बोलते हैं। जैसे न्यूक्लियर रिलेशन जो होते हैं, जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो होते हैं, वहाँ पर क्या किया जाता है, एटॉमिक एनर्जी को ही इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो भी तरह के एटॉमिक एनर्जी होती है जो एटम्स में जो एनर्जी प्राप्त जो निहित होती है एटम्स में, उसको बोलेंगे हम एटॉमिक एनर्जी। ऐसे होती है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी जो मैकेनिकल की चीज़ें जो होती हैं, जैसे मोटर हुआ, स्प्रिंग हुआ, इन समय जो एनर्जी जो निहित होती है उसको मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं हम लोग इसमें। ठीक है, आगे क्या, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर। इसका मतलब ये हुआ कि एक तरह की एनर्जी को हम दूसरे तरह की एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में हो, या हीट को इलेक्ट्रिकल में हो, इलेक्ट्रिकल को एटॉमिक में हो, या एटॉमिक को इलेक्ट्रिकल में हो, एटॉमिक को मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल, हम सबको एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ देख दिया गया नीचे, ऑयल को हीट एनर्जी में, मतलब जो ऑयल होता है तेल, उसको हम हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तेल को गर्म करते हैं, उससे जो एनर्जी प्राप्त हुई, कौन सी एनर्जी प्राप्त हुई, हमको हीट एनर्जी प्राप्त हुई। ठीक है, वाटर को स्टीम एनर्जी, जैसे वाटर को हम गर्म किए, उससे हमको स्टीम प्राप्त हुई, मतलब भाप निकला, तो भाप की कौन सी एनर्जी होती है? स्टीम एनर्जी।
वाटर को स्टीम में कन्वर्ट हो गया, वो स्टीम एनर्जी हो गई। टरबाइन से मैकेनिकल एनर्जी, ये है टरबाइन से मैकेनिकल एनर्जी, मतलब जो हमारे बड़े बड़े टरबाइंस होते हैं उसमें जो एनर्जी होती है उसको हम, उससे हम मैकेनिकल एनर्जी मिल जाएगा। उससे हमको टरबाइन को जब के ऊपर जब पानी डालते हैं तो टरबाइन क्या हो गया, पानी, टरबाइन को प्लेट रहती है, प्लेट पर पानी गिरेगा तो टरबाइन घूमने लगेगा, और घूमने से क्या होता है, उसका जो मोटर जो शाफ्ट होगा, शाफ्ट घूमने लगेगा, जिससे हमको मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त होगी। उसी मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा क्या दिया है, जनरेटर टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब वही जो टरबाइन से जो हमको मैकेनिकल एनर्जी मिली उसी से हम जनरेटर को चला दिए। जो जनरेटर होता है, जनरेटर क्या होता है आगे हम बताएंगे अगले वीडियो में। जनरेटर को चला दिए, जनरेटर से हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलने लगी। तो जनरेटर से जो हमको एनर्जी मिली वो कौन सी एनर्जी हुई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग तरह तरह के रूप में यूज कर सकते हैं, जैसे घर में यूज किए, कारखानों में यूज किए, बड़े बड़े मशीनरी चलाते हैं, सब कुछ चलाते हैं, अपना संस्थान चलाते हैं, ऑफिस चलाते हैं, जितनी इलेक्ट्रिकली काम हुई सब हम इससे चला सकते हैं इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। जैसे बैटरी में जो होती है, बैटरी सब लोग जानते होंगे, बैटरी में केमिकल एनर्जी होती है। जो लोग नहीं जानते हैं ये लोग याद कर लें, दिमाग में रट लें कि बैटरी में केमिकल एनर्जी होती है। और जब बैटरी के टर्मिनल्स को हम किसी ऑपरेटर से जोड़ते हैं तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने लगती है, जिससे हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त होती है। जैसे अभी बैटरी से हम छोटी सी एलईडी जला दी है, जलने लगी एलईडी, तो उससे हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल गई, तभी तो एलईडी जली। बिना इलेक्ट्रिकल एनर्जी के हम एलईडी को नहीं जला सकते हैं। अब वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी था, एलईडी जला, एलईडी से हम उसको लाइट एनर्जी मिल गई। लाइट भी प्रकाश की तरह की एनर्जी होती है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग ये जानते हैं कि सारी एनर्जी को हम एक दूसरे में बदल सकते हैं। एक चीज और आप लोग जानते होंगे, एनर्जी कन्वर्सेशन लॉ है, ऊर्जा संरक्षण का नियम, कि एनर्जी को, ऊर्जा को कभी खत्म नहीं किया जा सकता है, इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास 100 किलोवाट है तो उसके जो भी आउटपुट जितने भी कन्वर्ट होंगे वो 100 किलोवाट ही रहेंगे, चाहे वो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर लें या मैकेनिकल में कन्वर्ट कर लें, तो 100 किलोवाट ही हमको एनर्जी मिलेगी, चाहे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी भी एनर्जी में कन्वर्ट कर लें, 100 किलोवाट ही हमको एनर्जी रहेगी। एनर्जी को खत्म नहीं किया जा सकता है। आगे आते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी है क्या, इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक्स पहले हम देख लेते हैं। बेसिक्स में क्या होता है, जितने पदार्थ होते हैं हम लोग सब लोग जानते हैं, जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ में यानी मैटर किससे मिलकर बने होते हैं, अणुओं से। अणु मतलब मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, और मॉलिक्यूल सारे परमाणु से मिलकर बने होते हैं। परमाणु मतलब एटम, मतलब ये जो है मैटर ये क्या है, वस्तु है, तो पदार्थ है। पदार्थ एक में बना मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल्स बना है एटम से। और एटम जो बना है, एटम क्या होता है, एक छोटा सा एटम, उसमें क्या होता है, हमारा एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कोई भी एटम होता है वो 3 चीज से मिलकर बना होता है, उसमें केवल 3 चीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। हम लोग सब हाई स्कूल में इंटर में पढ़े हैं कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, हमारे नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और नाभिक के अंदर हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। नाभिक के अंदर क्या रहेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यहाँ लिखा भी हुआ है, प्रोटॉन्स विद इन न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन विद इन न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन्स विद इन ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट, ऑर्बिट मतलब हमारा जो बाहर का शेल होगा, जैसे ये जो है हमारा, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में यानी न्यूक्लियस में हमारा प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। ये जो ब्लू वाला है ये प्रोटॉन है, और ये व्हाइट वाला ये न्यूट्रॉन्स है। ये न्यूक्लियस के अंदर है हमारे। न्यूक्लियस के बाहर ये फर्स्ट ऑर्बिट है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये लिखा भी हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट, मतलब ये इस ऑर्बिट में देखिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे ऑर्बिट में रहते हैं। न्यूट्रॉन्स हमेशा ऑर्बिट के किनारे ही रहेंगे, किनारे चक्कर लगाते रहेंगे अपने अपने ऑर्बिट्स में, वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में नहीं जाएंगे। यहाँ पर केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है, और भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, उसके बाद जो ऑर्बिट्स रहेंगे उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, किसी में 18 रहते हैं, किसी में 32 होते हैं। तो इस तरह से हम हाई स्कूल में पढ़े भी हुए हैं। आगे चलते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी है क्या, इलेक्ट्रिसिटी है क्या, उसके जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि 3 factors determine whether or not the atom is a good or bad conductor।
कंडक्टर्स, मतलब हम कैसे जानेंगे कि कोई कंडक्टर ये गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है। तो उसके लिए 3 टर्म्स होते हैं। नंबर 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर ऑर्बिट, मतलब आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम जानते हैं कि आउटर ऑर्बिट होते हैं, उसमें अगर ऑर्बिट फुल है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है। मतलब अगर आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो ऑर्बिट फुल है, उसमें एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। और जहां उसमें से एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल लिए तो उसमें 7 जो इलेक्ट्रॉन बचे, वो 7 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए। उन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। अगर किसी आउटर शेल में, किसी एलिमेंट के आउटर शेल में एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो उसमें करंट फ्लो नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर आउटर ऑर्बिट में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। इसके अलावा अगर 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 1 से लेकर 7 इलेक्ट्रॉन तक हैं तो उसमें करंट फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर से आज़ाद है, मुक्त है, वो कहीं भी चक्कर लगा सकते हैं पूरे ऑर्बिट में। तो उसमें वो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके थ्रू हम करंट फ्लो कर सकते हैं, उस एलिमेंट में करंट फ्लो होगा। ठीक है। नंबर ऑफ फ्री ये देखते हैं, अगर उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होगा। 2 है तो 1 से कम गुड कंडक्टर होगा। मतलब अगर जितना कम इलेक्ट्रॉन रहेगा फ्री इलेक्ट्रॉन, उतना ही अच्छा गुड कंडक्टर होगा। अगर 7 इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिट में, बाहरी कोश में अगर 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो वो उतना अच्छा कंडक्टर नहीं होगा, या हम बोल सकते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है। ठीक है, आगे चलिए। द डिस्टेंस ऑफ आउटर ऑर्बिट फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, मतलब जो हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर कई सारे शेल्स होते हैं, किसी में 1 शेल होता है, किसी में 2 शेल होता है, किसी में 3 शेल होता है, किसी में उससे ज्यादा होते हैं। तो इस पे डिपेंड करता है कि जो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है या लास्ट ऑर्बिट है वो हमारा न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर है। न्यूक्लियस जितनी ज्यादा दूरी पर होगा उतना ही बैड कंडक्टर होगा। अगर हमारा न्यूक्लियस से नजदीक है तो गुड कंडक्टर होगा, न्यूक्लियस से दूर है तो वो हमारा बैड कंडक्टर होगा। ठीक है, आगे देखिए। द डेंसिटी ऑफ द एटम्स विद इन द एलिमेंट, मतलब जो हमारा एलिमेंट है उसके अंदर जो एटम्स है उनकी डेंसिटी कितनी है। अगर डेंसिटी हमारी कम है तो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होगा। डेंसिटी कम होगी तो क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे बहुत दूर दूर होंगे, तो उसमें करंट कैरी करने में असुविधा होगी। तो हमारे कंडक्ट जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतना ही अच्छा गुड कंडक्टर होगा। आगे देखिए रूल्स उसमें क्या होते हैं। रूल्स इसमें लास्ट ऑर्बिट के रूल्स क्या क्या होते हैं। देखिए, इफ द एटम हैज ओनली वन ऑर्बिट, अगर किसी एटम में केवल एक ही ऑर्बिट है तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑर्बिट इज 2, मतलब अगर एक ही ऑर्बिट है तो उसके लास्ट ऑर्बिट में केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे मैक्सिमम, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते अगर एक ही ऑर्बिट है तो। अगर 2 ऑर्बिट है तो पहले ऑर्बिट में 2 होंगे और बाकी अगले ऑर्बिट चले जाएंगे, दूसरे ऑर्बिट में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये लिखा है इफ द एटम हैज मोर देन वन ऑर्बिट, इफ द एटम हैज मोर देन वन ऑर्बिट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन आउटर ऑर्बिट इज 8। अगर उसमें 2 से ज्यादा ऑर्बिट है, मतलब 2 3 4 5 6 या कुछ भी हो, उतने ऑर्बिट है तो उसके लास्ट ऑर्बिट जो होगा उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम लोग नहीं रख सकते उसमें। गोल्ड, जैसे अब आगे याद करने चीज ये है, जैसे गोल्ड सिल्वर कॉपर हैज ओनली वन इलेक्ट्रॉन ऑन देयर आउटर ऑर्बिट, मतलब जो गोल्ड है या सोना चांदी या जो कॉपर है तांबा, उसके जो लास्ट ऑर्बिट आउटर ऑर्बिट में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसीलिए ये गोल्ड सिल्वर कॉपर विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना गया है। आउटर ऑर्बिट मरकरी हैज 2, मतलब मरकरी जो होता है पारा या तांबा, पारा बोलते हैं जिसको, मरकरी, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये चीज याद रखने वाली चीजें हैं कि याद कर लीजिए इसको। गोल्ड सिल्वर कॉपर में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, मरकरी में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे और
कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसको याद कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एग्जाम में अक्सर आ जाता है। इस एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि कॉपर के आउटर शेल में या बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपके ऑप्शन दे दिया 1, 2, 3 या 4, तो इसमें आप क्या लगाएंगे? आंसर 1 लगाएंगे। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया कि कार्बन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2, 3, 4, तो कार्बन कितने होते हैं? हमने अभी बताया कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर शेल में, तो उसमें हम 4 आंसर टिक कर देंगे। ये चीज याद कर लीजिए बिल्कुल। आगे देखते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। इसमें देखते हैं, देखिए पहले क्या है, कॉपर एटम। कॉपर हमने बताया था क्या, विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना गया है, यहाँ लिखा भी है गुड कंडक्टर कि कॉपर एटम गुड कंडक्टर। इसमें दिया है इसका, इसमें क्या होता है 29 प्रोटॉन होते हैं, 29 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जो हमने बताया जो प्रोटॉन होते हैं वो कहाँ होते हैं? ऑर्बिट्स के अंदर होते हैं, सॉरी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के बाहर आउटर शेल में, सब शेल जो शेल्स हैं उसमें रहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो 29 प्रोटॉन हो गए उसमें क्या होते हैं, जैसे हमने बताया जो पहला ऑर्बिट रहेगा उसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। एक इलेक्ट्रॉन ये पहला ऑर्बिट ये है, इसमें पहला इलेक्ट्रॉन ये है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये है, और बाकी इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे? उसके बाहर इस सारे शेल। ये हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े हुए हैं, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि पहले ऑर्बिट में 2 हुए, दूसरे ऑर्बिट में 8 होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे। तीसरे ऑर्बिट में होंगे, कितने होंगे इसमें देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, मतलब तीसरे ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन हुए। कितने बचे? 2 इसमें, 8 इसमें, 8 तो 10 हो गए, 18 इसमें, 18 और 10 28 हो गए, बचा 1 इलेक्ट्रॉन। वो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? वो आउटर शेल में जाएगा, मतलब बाहरी कोश में। सबसे जो बाहरी कोश रहेगा उसमें केवल कितना बचा? 1 इलेक्ट्रॉन। ये 1 इलेक्ट्रॉन क्यों? 1 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कोश में। टोटल 29 इलेक्ट्रॉन थे। 29 कैसे हुआ? पहले कोश में 2, दूसरे कोश में 8, तीसरे कोश में 18 और चौथे कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या हो गया? ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो हमारा करंट फ्लो होगा इसी इलेक्ट्रॉन के थ्रू ही होगा। इन सब इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं है करंट फ्लो करने में, चाहे ये पहले शेल का हो या दूसरे शेल का हो या तीसरे शेल का हो, किसी शेल का कोई रोल नहीं है करंट फ्लो करने में। केवल आउटर शेल में जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसी का रोल है, पूरा रोल रहेगा करंट फ्लो करने में। ये इलेक्ट्रॉनिक संख्या 1 है तो ये गुड कंडक्टर होगा। अगर यही 7 इलेक्ट्रॉन होते इसमें तो ये सबसे बैड कंडक्टर माना जाता, सबसे बैड कंडक्टर होता। ठीक है, ऐसे कार्बन एटम को देखा जाए तो कार्बन में क्या होता है, टोटल इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल में होते हैं और फर्स्ट शेल में जो होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है। हम जानते हैं कॉपर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। तो पहले ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 सकते हैं, तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इलेक्ट्रॉन ये, दूसरे इलेक्ट्रॉन बचे कितने? 4 इलेक्ट्रॉन। और 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? ये आउटर शेल में जाएंगे। तो पहला इलेक्ट्रॉन ये हुआ, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये, तीसरा इलेक्ट्रॉन ये, चौथा इलेक्ट्रॉन ये, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हुए। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसके ऑर्बिट, इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये चारों फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा भरा होता तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन होता और ये इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर, सॉरी इंसुलेटर होता। इसमें मतलब करंट फ्लो हो ही नहीं सकता। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर तो नहीं बोल सकते इसको, ये गुड कंडक्टर नहीं है क्योंकि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन होता तो गुड कंडक्टर बोला जाता, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर है तो, लेकिन गुड कंडक्टर नहीं। और इसमें ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस सारे कितने हैं? प्रोटॉन है। तो इसी हम लोग सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन में न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन उसमें कोई चार्ज नहीं होता है। और जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव और नंबर ऑफ नेगेटिव एक एटम में हमेशा बराबर रहेगा। जैसे कॉपर देखा गया तो कॉपर में 29 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 29 माइनस चार्ज होगा, और प्रोटॉन भी 29 ही है तो 29 प्लस चार्ज होगा। मतलब 29 प्लस और 29 माइनस सब मिला क्या हुआ? न्यूट्रल हो गया। और न्यूट्रॉन में तो कोई चार्ज हुआ नहीं, तो न्यूट्रल तो कंसीडर नहीं किया जाएगा चार्ज में। तो 29 प्लस हुआ, 29 माइनस हुआ, तो ये न्यूट्रल हो गया।
ऐसे ही कार्बन में देखा जाए तो कार्बन में 4 सेल हो, 4 इलेक्ट्रॉन हुए बाहर, तो 4 माइनस हुआ और 4 ही 4 माइनस हुआ, और इसमें आउटर सेल में और सेकंड फर्स्ट सेल में 2 माइनस हुआ, तो 4 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 माइनस चार्ज होगा, और 6 प्रोटॉन है तो 6 पॉजिटिव चार्ज होगा। टोटल इसमें 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव, ये भी टोटल न्यूट्रल हो गया। इसका मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एटम है, तो इसमें जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जितने होंगे उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होंगे, मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर होंगे। अगर देखा जाए वाटर इलेक्ट्रिसिटी में ही एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट्स ए नेगेटिव चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस हुआ तो एक नेगेटिव चार्ज बढ़ा उस पर, और द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट्स पॉजिटिव चार्ज, या एक इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंट हो गया तो उसमें पॉजिटिव चार्ज हो गया, मतलब ये हुआ कि हमने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो हम पर एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, और अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेंगे तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अपोजिट चार्ज विल अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, जैसे हम लोग जानते हैं कि मैग्नेट होता है, मैग्नेट में कभी कभी देखते हैं चिपक जाता है एक दूसरे से, कभी कभी नहीं चिपकता है। इसका मतलब ये है कि उसमें अगर 2 चार्ज होते हैं नॉर्थ और साउथ, अगर नॉर्थ को करेंगे तो वो अट्रैक्ट नहीं होंगे, मतलब आकर्षित नहीं होंगे, और नॉर्थ साउथ करेंगे तो आकर्षित हो जाएंगे। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी में भी होता है, अगर एक चार्ज पॉजिटिव है एक चार्ज नेगेटिव है तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे से आकर्षित होंगे। जैसे यहाँ दिखाया गया है, एक रस्सी से यार पॉजिटिव चार्ज लटकाया गया है, एक रस्सी से नेगेटिव चार्ज लटकाया गया है, तो ये दोनों एक दूसरे से आकर्षित हो रहे हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं। वहीं अगर दोनों चार्ज सेम होगा, चाहे दोनों पॉजिटिव चार्ज हो चाहे दोनों नेगेटिव चार्ज हो, तो वो एक दूसरे को रिपल करेंगे, मतलब प्रतिकर्षित करेंगे। तो जैसे यहाँ देखिए रस्सी से लटकाया गया है एक दूसरे, तो ये एक चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, मतलब आकर्षण इसमें नहीं है, इसमें प्रतिकर्षण है, रिपल कर रहे हैं एक दूसरे। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या लिखा है, नॉर्मली एन इम्यूनिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, द बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इज कूलम। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसका जो यूनिट होता है, मात्रक होता है, वो कूलम होता है। इसको याद कर लीजिएगा आप लोग कि इलेक्ट्रिकल चार्ज का जो यूनिट है वो कूलम होता है, और एक कूलम कितने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक कूलम जो होता है, एक कूलम इतने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगा, कितने, 6.25 × 10⁻18 18 10⁻18 चार्ज, 6 × 2 5 10⁻18 चार्ज के बराबर होता है एक कूलम। ठीक है, अब आगे देखिए इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे होता है। जैसे ये देखिए यहाँ दिखाया गया, एक बैटरी दिखाया गया है, इस बैटरी में ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, और यहाँ एक स्विच लगाया गया है। तो पॉजिटिव प्लेट से हमने एक बल्ब दिखाया, और बल्ब से ही यहाँ पर कंडक्टर है, और यहाँ से जैसे स्विच ऑन किए तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकलेगा बैटरी से, पॉजिटिव टर्मिनल से, यहाँ के थ्रू बल्ब के थ्रू आगे चलकर ये वापस स्विच के थ्रू बैटरी में आ जाएगा। तो बैटरी से हमारे पॉजिटिव चार्ज निकला और घूमकर नेगेटिव चार्ज में आकर्षित होकर आ गया, और जो बैटरी के अंदर जितनी भी केमिकल एनर्जी थी वो सब धीरे धीरे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने लगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्यों हुई, क्योंकि यहाँ बल्ब लगाए, और बल्ब हमारा इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है, सारी एनर्जी हमारी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होने लगी। जितनी हमारी केमिकल एनर्जी थी वो सब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने लगी धीरे धीरे। ये कब तक कन्वर्ट होगी, जब तक इसकी सारी केमिकल एनर्जी 0 ना हो जाए। तो जितनी सी केमिकल एनर्जी रहेगी उतनी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। इसमें देखते हैं आगे कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे होता है। हमेशा ये ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होता है वो करंट के फ्लो के अपोजिट होता है। अगर करंट इधर से फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो करेगा, अगर करंट इधर से फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो करेगा। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ही फ्लो करते हैं। इसमें जैसे बैटरी में दिखाया गया है कि बैटरी से करंट इधर से फ्लो करेगा, यहाँ से निकलेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो किया, यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो किया। तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ से शुरू होगा, इस
नेगेटिव टर्मिनल से अपोजिट डायरेक्शन फ्लो होते होते ये पॉजिटिव प्लेट पर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आकर्षित होगा? वो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आकर्षित होगा। माइनस से रिपल होगा, माइनस इसको फेंकेगा, रिपल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा और ये घूमकर कहाँ जाएगा? ये अपने अपोजिट चार्ज पर, मतलब पॉजिटिव चार्ज पर पहुंच जाएगा। आगे देखिए बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक क्या है देखिए इसमें, देयर आर वैरायटी ऑफ मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू केमिकल रिएक्शन इन अ बैटरी फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर आर यूज्ड। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी हुई हमारी कई तरह की होती है, जैसे केमिकल रिएक्शन से, जैसे हमने बताया कि बैटरी से जो बैटरी से एनर्जी प्राप्त हुई उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर दिए, और दिया है कि लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली जनरेटर्स आर यूज्ड। मतलब जहां हमको कम इलेक्ट्रिकल यूज वहां तो बैटरी यूज कर लेंगे, जहां हमको लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी, मतलब जहां इलेक्ट्रिसिटी की हमको ज्यादा आवश्यकता है, बहुत ज्यादा मात्रा में आवश्यकता है इलेक्ट्रिसिटी की, वहां हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर यूज करेंगे। बैटरी से हम छोटा मोटा काम कर सकते हैं, जैसे बल्ब जला दिए, छोटा फैन चला दिए, डीसी वाला फैन चला दिए, उससे हम कम कर सकते हैं। लेकिन जहाँ बड़े, जैसे एसी चलाना हुआ, बड़े बड़े मशीनरी चलानी हुई, तो उसको हम बैटरी से नहीं चला सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यूज करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर्स यूज करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर से हम लोग बड़े अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। बेसिक्स में आता है नंबर 1 करंट। करंट क्या होता है? आगे देखेंगे करंट में क्या होता है। करंट किस पे डिपेंड करता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। हमने जैसे बताया था अभी, करंट जिधर फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन फ्लो होगा। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो ही करंट फ्लो होगा। पहले इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, फिर करंट अपोजिट डायरेक्शन फ्लो होने लगता है। आगे कन्वेंशनल करंट इज अपोजिट डायरेक्शन। करंट क्या होगा? हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ये भी बताया हमने इलेक्ट्रॉन के। हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। करंट हमेशा कहाँ फ्लो होगा? हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो होगा। जहाँ वोल्टेज पॉजिटिव में है और जहाँ वोल्टेज नेगेटिव में है, तो करंट कैसे फ्लो होगा? अगर इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है तो करंट फ्लो होगा इधर से इधर। यहाँ हाई वोल्टेज है, यहाँ लो वोल्टेज है, तो कहाँ फ्लो होगा? हाई वोल्टेज से लेकर लो वोल्टेज की तरफ करंट फ्लो होगा। यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। ये हम लोग याद कर लीजिए, जो करंट का मात्रक होता है, यूनिट होता है, वो एम्पियर में होता है। यूनिट है हमारा एम्पियर होता है करंट का यूनिट। करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर कनेक्टेड इन सीरीज। मतलब करंट को जो मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट कैसे करते हैं करंट का? एक एमीटर डिवाइस होता है, एमीटर के थ्रू करते हैं। एमीटर से हम चेक कर सकते हैं किसी सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, चाहे वो 1 एम्पियर हो, चाहे 2 एम्पियर, चाहे 10, कितना भी हो, वो हम एमीटर के थ्रू मेजर कर सकते हैं एमीटर के थ्रू। और इसको हम सर्किट के सीरीज में कनेक्ट करते हैं। सीरीज में मतलब जैसे यहाँ बैटरी लगा, तो बैटरी के बाद हम क्या कनेक्ट कर देंगे? एमीटर कनेक्ट कर देंगे। एमीटर के बाद हम कोई अपना डिवाइस कनेक्ट कर देंगे, जैसे बल्ब कनेक्ट, बल्ब का दूसरा सिरा स्विच के माध्यम से वापस बैटरी में लेगा। तो हमेशा एमीटर को सीरीज में कन्वर्ट करते हैं। और जो बैटरी की और जो इसकी जो पोलैरिटी होती है, करंट की जो पोलैरिटी होती है वो डीसी होती है, पोलैरिटी इन डीसी, इसके डीसी में पोलैरिटी होती है। आगे देखते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल क्या होता है? कोई पोटेंशियल क्या होता है कि एबिलिटी टू डू वर्क, मतलब कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता को हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल बोलेंगे। ऐसे वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज को हम एक चीज बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट और ऑफ लोअर टू हायर पोटेंशियल। मतलब कि एक किसी पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे हायर पॉइंट तक पहुंचने में जो कार्य किया गया, एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक पहुंचने में जो कार्य किया गया उसको हम लोग वोल्टेज बोलते हैं। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोटेंशियल बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे या वोल्टेज बोलेंगे। मतलब मान लें कि एक तरफ पोटेंशियल ए है, एक तरफ पोटेंशियल बी है, तो ए से बी तक चार्ज को कैरी करने में, फ्लो करने में जो कार्य किया गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज बोलते हैं। और जो वोल्टेज का यूनिट होता है, यूनिट ऑफ वोल्टेज इज वोल्ट। जो यूनिट होता है उसका मात्रक होता है उसका वोल्ट होता है।
मेजर्ड बाय वोल्टमीटर कनेक्टेड अक्रॉस सोर्स, मतलब इसका जो वोल्टेज को जो हम मेजर करते हैं उसका जो मेजरमेंट होता है वोल्ट मीटर के थ्रू होता है। जैसे करंट का एमीटर के थ्रू हुआ, ऐसे वोल्ट मीटर का वोल्टेज का वोल्ट मीटर के थ्रू होगा। अब इसको हम सोर्स मतलब बैटरी हुआ, बैटरी के पैरेलल में जोड़ेंगे। मतलब यहाँ बैटरी लगी तो यहीं पर इसे पैरेलल में क्या लगा देंगे हम लोग, वोल्ट मीटर लगा देंगे। तो इसको हमेशा वोल्ट मीटर के बैटरी के पैरेलल में वोल्ट मीटर को लगाएंगे। आगे सोर्स कैन बी बैटरी, डीसी जनरेटर, अल्टरनेटर एक्सेट्रा। तो सोर्स जो होता है हम कुछ भी मान सकते हैं, जैसे बैटरी हुआ, डीसी जनरेटर हो गया, अल्टरनेटर हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं, वोल्टेज सोर्स है। और वोल्टेज सोर्स जो होते हैं ये एसी भी हो सकते हैं और डीसी भी हो सकते हैं, और इनकी जो पोलैरिटी होती है वो डीसी होती है। और इक्विवेलेंट टू 2 वाटर टैंक्स कनेक्टेड इन बाय पाइप वाटर फ्लो। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इसको इक्विवेलेंट जो बोला गया साधारण भाषा में समझाने के लिए कि एक बड़ा टैंक है, एक छोटा टैंक है। तो बड़े टैंक से छोटे टैंक में पानी फ्लो करने के लिए क्या करेंगे, हम एक पाइप के माध्यम से फ्लो कर देंगे। तो यहाँ से पानी गया बड़े टैंक से छोटे टैंक में भर गया, तो ये क्या हुआ, एक यहाँ से कार्य हुआ, यहाँ से यहाँ तक कार्य करने। बस इसको एग्जाम्पल दिखाया गया। आगे देखिए, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब ये वोल्टेज है और ये करंट है। तो वोल्टेज इक्वल टू करंट प्रेशर, इलेक्ट्रिकल प्रेशर। वोल्टेज क्या होता है, जो प्रेशर होता है वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी का, उसको हम लोग वोल्टेज बोल सकते हैं। यहाँ लिखा भी हुआ है, वोल्टेज प्रोवाइड्स द इलेक्ट्रिकल प्रेशर और फोर्स दैट इनेबल द करंट और इलेक्ट्रॉन टू फ्लो। मतलब वोल्टेज क्या होता है, जो करंट का फ्लो प्रेशर होता है। प्रेशर कैसा, करंट या इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, या ये भी बोल सकते हैं वोल्टेज इज डिफरेंस इन पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए सर्किट। मतलब वोल्टेज क्या होता है, इलेक्ट्रिकल प्रेशर जो होता है 2 पॉइंट के बीच में, 2 पॉइंट के बीच जो इलेक्ट्रिकल प्रेशर हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वोल्टेज बोल सकते हैं। उसका जो डिफरेंस हुआ, प्रेशर डिफरेंस जो हुआ, वोल्टेज इज मेजर्ड इज कॉल्ड वोल्ट। मतलब जो वोल्टेज जो मेजरमेंट होता है उसका यूनिट जो होता है वो वोल्ट में होता है। इसका सिंबल ई होता है, इसका सिंबल जो होता है वोल्टेज का ई होता है। आगे देखिए, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, जो करंट को फ्लो करने को अपोज करता है। मतलब साधारण भाषा में देखा जाए कि हमको साइकिल चलाना है, इधर से हवा चल रही है और इधर से हम चल रहे हैं, तो क्या करेगा, हवा क्या करेगा, हमको आगे साइकिल चलाने में रुकावट पैदा करेगा। तो मतलब ये हवा क्या हुआ, इधर से रेजिस्टेंस हुआ। ऐसे ही इलेक्ट्रिक सर्किट में होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, ये किसी कंडक्टर की क्वालिटी होती है जो करंट को फ्लो करने से रोकती है, जो करंट को फ्लो करने के बीच में बाधा उत्पन्न करती है। इसका जो मात्रक होता है ओम होता है, और इसको ओम मीटर से कनेक्ट किया जाता है। ओम मीटर से इसको मेजर किया जाता है कि रेजिस्टेंस कितना है, उसको ओम मीटर से मेजर कर सकते हैं। और जो रेजिस्टेंस होता है वो किस पे डिपेंड करता है, कि जो उसका मटेरियल है, मटेरियल किस चीज का है, उसका एरिया कितना है, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, कितना पतला कितना मोटा है, लेंथ कितना है, कितना बड़ा है रेजिस्टेंस, इस पे डिपेंड करता है। प्रोड्यूस हीट व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट। मतलब अब इसमें से जब करंट फ्लो होता है तो ये हीट करता है। हीट क्यों करेगा, जैसे इसमें रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस जब अपना काम करेगा तो धीरे धीरे कंडक्टर को हीट करने लगता है। करंट फ्लो होगा तो धीरे धीरे रेजिस्टेंस की वजह से कंडक्टर हीट हो जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं कि जब किसी तार से वायर से करंट फ्लो होता है तो धीरे धीरे टच करेंगे कुछ देर बाद तो वायर हल्का हल्का गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाता है, वो रेजिस्टेंस की वजह से गर्म हो जाता है। ऐसे हीटर कॉइल होता है, हीटर का कॉइल क्या होता है, लाइट जलाते ही तुरंत हीटर गर्म हो जाता है। क्यों गर्म होता है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है, वो बहुत ज्यादा करंट को रोकने की कोशिश करता है, इस वजह बहुत तेज गर्म हो जाता है। तो हमारा रेजिस्टेंस की एक तरह से क्वालिटी होती है। आगे देखते हैं ये फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये रेजिस्टेंस क्या है, देखिए यहाँ ही दिखाया गया है। ये एक जो बुढ़ा है, ये कार्टून, ये एक पाइप पे बैठ गया है, तो इससे क्या होगा, जो क्या नाम है, जिसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने में असुविधा होगी। इलेक्ट्रॉन्स बैठने की वजह से उसको दब गया वो पाइप, तो इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो हो पा रहा है। ऐसे जैसे सिंपल से देखेंगे, किसी पाइप से मान लीजिए हम पानी को फ्लो कर रहे हैं,
तो पानी को हम मान लेते हैं करंट है, पानी को क्या मान लिया हम करंट है। करंट क्या हो रहा है, पाइप में से फ्लो हो रहा है। अगर हम आगे पाइप को दबा दें, अगर पाइप को दबा दें तो पानी फ्लो होने में दिक्कत होगी। तो क्या हो, जो हम दबा रहे हैं वो क्या हो गया, एक तरह से रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तो पानी फ्लो होने में दिक्कत होगी। सेम उसी तरह होता है कि अगर किसी कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें जो प्रॉपर्टी हुई इस कंडक्टर की, वो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी हुई, तो क्या करता है, वो करंट को फ्लो करने में दिक्कत पैदा करता है। तो इसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसको हम बताए थे भी कि इसको ओम में मेजर किया, ओम में इसका मात्रक होता है, मात्रक इसका क्या होता है, ओम होता है, इसको ओमेगा बोलते हैं। और इसको आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से इसको डिनोट मतलब इसको प्रदर्शित करते हैं कैपिटल आर से, और इसका मात्रक हो गया ओम। आगे देखते हैं इंडक्टर। इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टर क्या होता है, कॉइल होता है, एक कुछ तार का कॉइल बनाते हैं, उसको बोलते हैं इंडक्टर बोलते हैं। ये क्या करता है, अपोज चेंज इन करंट, मतलब जो करंट में जो चेंज होता है उसका अपोज करता है ये। और इसको कैसे किया जाता है, यूज्ड टू क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड फॉर रोटेशन। तो रोटेशन के लिए मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है इंडक्टर का प्रयोग, रोटेशन के लिए मैग्नेटिक फील्ड बनाने का काम करता है। इसका जो मात्रक होता है वो हेनरी होता है। क्या होता है, हेनरी, याद कर लीजिएगा, इसका मात्रक हेनरी होता है। और इसको बोलते हैं ओपन एंड शॉर्ट इंडक्टर, ओपन एंड शॉर्ट इंडक्टर। इसके जो टाइप्स हैं, ओपन टाइप होते हैं और शॉर्ट इंडक्टर्स होते हैं। अब देखते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है, टू मेटल प्लेट सेपरेटेड बाय ये डाइलेक्ट्रिक, मतलब दो प्लेट होते हैं, दो तरह के, एक प्लेट ये हो गया, दो प्लेट ये हो गया, इसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज कर लेंगे तो क्या हो जाता है, उसको कैपेसिटर बोला जाता है। इसमें डाइलेक्ट्रिक कुछ भी हो सकता है, पेपर भी हो सकता है, पोर्सलिन हो सकता है, एयर कैपेसिटर एयर भी हो सकता है, डाइलेक्ट्रिक कुछ भी हो सकता है। तो ये मैक्सिमम वोल्ट पर एमएम व्हिच एक मीडियम कैन विथस्टैंड विदाउट ब्रेकडाउन। ठीक है, आगे गेट चार्ज व्हेन वोल्टेज अप्लाइड, जब इसके अक्रॉस वोल्टेज दिया जाता है तो ये चार्ज हो जाता है। कैपेसिटर कब चार्ज होगा, जब इसके अक्रॉस दो सिरे हुए, एक प्लेट ये हुआ, दूसरा प्लेट ये हुआ, दो सिरे हो गए, जब दोनों सिरों के बीच में हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ये चार्ज हो जाएगा, इसमें चार्ज हो जाएगा। और इसका जो चार्ज होता है वो इंस्टेंटेनियस होता है, बहुत क्षणिक समय के लिए होता है। तो चार्ज हो गया, जब हम शॉर्ट किए उसको तुरंत चार्ज खत्म हो जाता है इसका। जैसे भी फैन का जो कंडेंसर लगा रहता है, या कैपेसिटर जिसको बोलते हैं, लगा रहता है, उसको भी आप सॉकेट में लगाइए थोड़ी देर के लिए, छठे मुश्किल से 1 सेकंड के लिए, वापस शॉर्ट करिए, देखिए चट से आवाज आएगी। तो मतलब जब उसको हम बोर्ड में लगाए तो कैपेसिटर चार्ज हो गया, और जैसे हम उसको शॉर्ट किए वो डिस्चार्ज हो गया, मतलब क्षणिक समय में ही डिस्चार्ज हो गया। इसका जो कैपेसिटेंस का जो यूनिट होता है कैपेसिटेंस का, उसको बोलते हैं, उसको फैराड बोलते हैं। और जो कैपेसिटर होता है उसको सीरीज में अगर जोड़ते हैं तो उसका जो फार्मूला होता है, सीरीज में अगर दो कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हुए हैं, फार्मूला होगा उसका 1/C = 1/C1 + 1/C2। मतलब दो कैपेसिटर हैं C1 और C2, तो उसको सीरीज में लगाया गया है, तो इसका जो टोटल वैल्यू होगी, इक्विवेलेंट जो वैल्यू होगा 1/C = 1/C1 + 1/C2। तो इसका जैसे अभी दो फैराड के दो कैपेसिटर में लगे, तो एक ही दो फैराड का ये हुआ, 2 फैराड का ये हुआ, तो उसके बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा 1/2 + 1/2 = 1, मतलब उसका जो कैपेसिटेंस होगा कितना होगा, 1 होगा। इसके अपोजिट देखा जाए, अगर दो कैपेसिटेंस पहले में लगे, एक यहाँ लगे हैं, एक यहाँ लगे हैं, तो इसके क्रॉस जो देखा जाएगा वो दोनों कैपेसिटेंस की वैल्यू को जोड़ दीजिए आप। जैसे ये C1 है, ये C2 है, तो C1 + C2 क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। मतलब 2 फैराड का ये है और 2 फैराड का ये है, तो 2 और 2 कितने हो गए, 4। तो ये 4 फैराड उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया। ठीक है, और इसी फार्मूला देखिए कि कैपेसिटेंस निकाला क्या जाता है, C = Q/V। यहाँ Q क्या है, उसका चार्ज है, और V वोल्टेज है, तो कैपेसिटेंस कैसे निकाल सकते हैं, Q/V। ठीक है, इसके जो इसके जो प्रैक्टिकल यूनिट्स जो होते हैं कैपेसिटेंस के, वो माइक्रोफैराड या पिकोफैराड होते हैं। जैसे जो फैन का रेगुलेटर फैन का जो कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटर होता है, वो हम 2.5 का या 3.25 का या 2.25 का यूज करते हैं, मतलब 2.5 माइक्रोफैराड में होता है, 2.5 माइक्रोफैराड या 3.25 माइक्रोफैराड, 2.5 माइक्रोफैराड। बेसिक
बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें क्या होते हैं, इंसुलेटर एंड कंडक्टर। इंसुलेटर क्या होते हैं ये हमने बताया था अभी, सॉरी कंडक्टर क्या होते हैं अभी हमने बताया था कि जो विद्युत के सुचालक होते हैं, जो अच्छे चालक होते हैं उसको हम कंडक्टर बोलते हैं। मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाए, जैसे लोहा है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, इसमें क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, तो क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर हो गया। वही इंसुलेटर क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, जैसे प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, सूखी लकड़ी, इन सब में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ग्लास हो गया, रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, सूखी लकड़ी हो गया, ये एक तरह से इंसुलेटर्स। आगे देखते हैं ओम्स लॉ, ओम का नियम। ओम का नियम क्या है, ओम का नियम अभी पढ़ेंगे हम। इसमें देखिए रिलेशनशिप बिटवीन थ्री क्वांटिटीज, जैसे V इज इक्वल टू, फार्मूला हम लोग सबके जुबान पे याद होगा, V इज इक्वल टू आई आर। तो V इज इक्वल टू यहाँ पर लिखा गया V इक्वल टू आई आर, इसको हम भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू V बाई आर भी लिख सकते हैं, R को यहाँ ले आए, I इक्वल टू V बाई स्क्वायर, I V बाई आर भी लिख सकते हैं। ऐसे हम I को ले आए तो क्या हो जाए, R इक्वल टू V बटे आई, R इक्वल टू V बटे आई, ये भी लिख सकते हैं। तो एक दूसरा से ये सब क्या होगा, V I R, तो वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच में जो रिलेशन हो गया, क्या हो गया, V इज इक्वल टू आई आर भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू V बाई आर या R इक्वल टू V बाई आई। ये क्या हो गया, इसके बीच में रिलेशनशिप हो गया। यहाँ R क्या है, रेजिस्टेंस जानते ही हैं, V क्या है, अप्लाइड वोल्टेज इन वोल्ट्स, इसका वोल्ट्स मतलब इसका वोल्टेज का यूनिट होता है वोल्ट। I क्या है, करंट, करंट का इसका यूनिट क्या हो गया, एम्पियर। ऐसे R का और रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो गया, ओम्स हो गया। ऐसे ही ओम्स लॉ का एक पाई चार्ट बनाया गया, चार्ट है। तो इस चार्ट में क्या है कि जैसे E इज इक्वल टू आई आर, E क्या है, V, जिसको V बोला गया, V इज इक्वल टू V E आई आर। तो इसमें ये चार्ट में क्या देखा गया, R है तो R क्या होगा, E बटे आई, मतलब V बटे आई। इसमें अगर I निकालना है तो E बटे R, और E निकालना है तो आई आर। एक तरह से ये आसान भाषा समझने के लिए E आई आर निकाला गया। E जैसे E है, E इज इक्वल टू आई आर, I निकालना है, I इज इक्वल टू E बटे R, R निकालना है तो E बटे आई। बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे इसमें आता है डीसी पावर। जो इलेक्ट्रिसिटी होती है दो तरह की होती है, लोग जानते हैं, एसी पावर, डीसी पावर। तो पहले हम डीसी पावर के बारे में समझते हैं। डीसी पावर क्या होता है, पावर कंज्यूम्स इन इंडस्ट्री इज ऑलमोस्ट एसी। तो जो पावर, जो इंडस्ट्री में जो पावर कंजम्पशन होता है वो एसी में होता है। अब पावर इन डीसी सर्किट इज P इज इक्वल टू वी आई या P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर या आई गुणे आर गुणे आर, इसको बोल सकते हैं आई स्क्वायर आर बोल सकते हैं। तो इसका जो पावर निकालते हैं हम लोग, वी आई फार्मूला है, P इज इक्वल टू वी आई से या आई स्क्वायर आर से निकाल सकते हैं। इसका हम लोग पावर निकाल सकते हैं। कौन सा पावर, डीसी पावर। डीसी पावर निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, P इज इक्वल टू आई वी आई या P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आगे क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड हैव डिफरेंट इफेक्ट ऑन पावर सोर्स। मतलब ये जो डिफरेंट कई तरह के जो लोड होते हैं, हर तरह का इसका अलग अलग इफेक्ट होता है पावर सोर्स पर। जैसे कोई इंडक्टिव लोड होगा, कोई कैपेसिटिव लोड होगा, तो उन सबका अलग अलग इफेक्ट होता है पावर सोर्स पर। यूनिट्स ऑफ मैकेनिकल पावर इज हॉर्स पावर। जो मैकेनिकल पावर होता है उसका जो यूनिट होता है उसको क्या बोलते हैं, हॉर्स पावर। हॉर्स पावर मतलब एचपी, जैसे बोलते हैं कि 1 एचपी का मोटर है, 2 एचपी का मोटर है, तो वो क्या होता है, हॉर्स पावर। एचपी का फुल फॉर्म होता है हॉर्स पावर। और एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं या 0.746 किलोवाट बोल सकते हैं। एक हॉर्स पावर में 746 किलोवाट होते हैं। और जो पावर को हम लोग मेजर करते हैं वो किसमें मेजर करते हैं, वाट मीटर में मेजर करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ द पावर फार्मूला, तो यही बताया था, P इज इक्वल टू वी आई। जिसे इसमें दिखाया गया, ये एक बैटरी है, ये इसका पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, और इसके थ्रू हम एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिए। और इसमें अगर वोल्टेज का वैल्यू अगर 10 वोल्ट है वोल्टेज, और जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कितने का है, 10 ओम का रेजिस्टेंस लगाया गया है। तो टोटल करंट निकालना हुआ तो हम लोग कैसे निकालेंगे, फार्मूला होता है I इज इक्वल टू V बाई आर, V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो I क्या हो जाएगा, V बाई आर हो जाएगा। V की वैल्यू कितनी है, 10 वोल्ट है यहाँ, और R की वैल्यू मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 10 ओम है। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 बटे 10 बराबर 1 एम्पियर हो जाएगा इसका
वैल्यू, किसकी वैल्यू, करंट की वैल्यू। ऐसे द पावर यूज्ड बाय रेजिस्टेंस कैन बी फाउंड बाय P इज इक्वल टू I VI। मतलब अगर हमको पावर नहीं पता है, पावर हमको इसका हमको पावर निकालना हुआ, तो पावर कैसे निकालेंगे, P इज इक्वल टू VI। हमको V भी पता है और I भी पता है, V दिया था, I हमने कैलकुलेट कर लिया, तो कितना हो जाएगा, I की वैल्यू कितनी है 1 एम्पियर, V की वैल्यू 10 वोल्ट, तो पावर कितना हो गया 10 वाट। मतलब इस जो सर्किट में जो पावर कंज्यूम होगा कितना होगा, 10 वाट पावर कंज्यूम होगा। अभी हमने बताया था ये चीज कि जो पावर का जो मैकेनिकल सिस्टम जो होता है उसको हॉर्स पावर होता है, एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं या 0.46 किलोवाट होते हैं, और इसको एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल कि जैसे पावर P इज इक्वल टू हॉर्स पावर इनटू 746 किलोवाट, मतलब पावर अगर 50 हॉर्स पावर का कोई मोटर है, इसको किलोवाट में बदलना है तो 50 गुणे 700 0.746 किलोवाट कर दें, मतलब 37.3 किलोवाट इसका हॉर्स पावर हो जाएगा, पावर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 37.3 किलोवाट। ऐसा आ जाता है ऐसे। एसी पावर, तो एसी पावर क्या होता है, एसी पावर का जो पावर निकालने का जो फार्मूला होता है P इज इक्वल टू VI cos phi। cos phi क्या होता है, इसमें हम लोग जानते हैं कि एसी जो पावर होता है उसमें वोल्टेज और करंट के बीच में कुछ फेज डिफरेंस होता है, उसी फेज डिफरेंस को बोलते हैं cos phi। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VI cos phi। मान लीजिए वहाँ पर फाई जो फेज डिफरेंस की वैल्यू 30 डिग्री है मान लीजिए, तो cos phi की वैल्यू का क्या लिखेंगे, cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो यहाँ V की वैल्यू कुछ रहेगा, I की वैल्यू कुछ रहेगी, और cos 30 की वैल्यू लिख देंगे √3/2। तो इस तरह से हमको पावर की वैल्यू, पावर कितना है, कितना कंज्यूम हो रहा है वो पता चल जाएगा किसी एसी सोर्स में। इसका जो यूनिट होता है वो वाट होता है, और इसको हम वाट मीटर से मेजर करते हैं। जो एसी पावर को मेजर करेंगे हम वाट मीटर से मेजर करेंगे। अब यहाँ आते हैं इलेक्ट्रिकल टर्म्स। इलेक्ट्रिकल टर्म्स क्या होते हैं, जैसे करंट को I में करते हैं, करंट को जो करंट होता है करंट को हम I से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट जो होता है एम्पियर होता है, इसका जो सिंबल होता है A होता है, A, और इसका मेजरिंग टूल मतलब किससे मेजर करते हैं, वो एमीटर से मेजर करते हैं। ऐसे ही वोल्टेज के एब्रिविएशन मतलब जो डिनोट करते हैं इसी करते हैं। वोल्टेज वोल्ट इसका यूनिट होता है और इसका सिंबल V होता है, और इसको वोल्ट मीटर से डिनोट करते हैं। जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को R से डिनोट करते हैं, तो इसका यूनिट होता है ओम। ओम का जो सिंबल होता है ऐसे होता है, इसमें ओम ये सिंबल होता है रेजिस्टेंस ओम का, और इसका जो मेजरिंग टूल होता है वो ओम मीटर होता है। ऐसे ही पावर का एब्रिविएशन मतलब डिनोट जिससे करते हैं वो P से करते हैं, इसका जो यूनिट होता है वाट होता है, जो सिंबल होता है W होता है, और इसको हम वाट मीटर से मेजर करते हैं, मतलब इसका जो मेजरिंग टूल होता है वो वाट मीटर होता है। बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें क्या होता है, बेसिक्स में हो गया है सीरीज सर्किट। तो सीरीज सर्किट क्या होता है, वन पाथ फॉर फ्लो, करंट फ्लो। तो जो सीरीज सर्किट होता है उसमें करंट फ्लो सेम होगा। जैसे सीरीज में 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस, तो तीनों रेजिस्टेंस में एक ही करंट फ्लो करेगा। आगे है कैन हैव मोर देन वन लोड या रेजिस्टेंस, मतलब उसमें एक या एक से अधिक लोड लगा सकते हैं, चाहे एक लोड लगाए, चाहे 2 लोड, चाहे 3 लोड, चाहे 4 लोड लगाइए, आप सीरीज में लगा सकते हैं। और टोटल लोड क्या होगा, उन सबको इंडिविजुअली लोड को ऐड कर दीजिए तो उसका टोटल लोड हो जाएगा। मतलब एक लोड 10 वाट का है, दूसरा 20 वाट का है, तीसरा 30 वाट का है, तो तीनों का लोड क्या हो जाएगा, 10 + 20 + 30 मतलब 60 वाट उसका लोड हो जाएगा। फिर आगे देखिए सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच लोड इज इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज, मतलब जिसका वोल्टेज जो होगा कि तीनों लोड पर कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको ऐड कर दीजिए, टोटल ड्रॉप वोल्टेज निकल जाएगा। मान लीजिए पहले पर 10 वोल्ट हो रहा है, दूसरे पर 5 वोल्ट हो रहा है, तीसरे पर 1 वोल्ट हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 10 + 5 + 1 = 16। तो टोटल जो वोल्टेज हो जाएगा वो 16 हो जाएगा, जो अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होगा। जो करंट थ्रू ईच लोड इज सेम, जो तीनों लोड पर जो करंट फ्लो होगा वो सेम करंट फ्लो होगा। और एग्जांपल जैसे चेन और स्मॉल बल्ब्स, इसके एग्जांपल्स जो होते हैं, जो चेन्स होते हैं, जो झालर हम लोग यूज करते हैं, जैसे उसमें सारे जो बल्ब लगेंगे सारे बल्ब सीरीज में लगे होते हैं। ओपन एंड शॉर्ट सर्किट,
यहाँ क्या आता है, ओपन सर्किट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, इसके हम जानेंगे। जैसे ये डायग्राम देखिए, इसमें ये बैटरी यूज किया गया, इस बैटरी से हम एक R1, R2 और R3 तीन रेजिस्टेंस हम यूज किए हैं। कौन कौन सा, R1, R2, R3। मान लीजिए कहीं से शॉर्ट सर्किट हुआ कि R1 से R3, यहाँ जो पॉइंट से कोई जम्फर लग गया या कोई तार यहाँ से ब्रेक होकर यहाँ टच हो गया R1 के बाद, तो ये क्या हो गया, यहाँ से बैटरी, यहाँ से ये क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। तो क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट। तो इसमें जो करंट फ्लो होगा, यहाँ से करंट फ्लो होगा, यहाँ ना जाकर यहीं से करंट फ्लो होने लगेगा। तो जो करंट फ्लो होगा R1 से ही फ्लो होने लगा, R3 और R2 में करंट फ्लो नहीं होगा। तो सारा जो करंट कहाँ जाने लगेगा, R1 से R3 के बीच में जाने लगेगा। ये हमारा क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। ओपन सर्किट, ऐसे ओपन सर्किट क्या होता है, ओपन सर्किट क्या होता है, जैसे एक रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस R1, R2, R3 पहले में लगे हैं और किसी टेक्निकल फॉल्ट से यहीं से तार ब्रेक हो जा रहा है, तो ये सर्किट क्या हो गया, ओपन सर्किट बोलेंगे इसको। ये ओपन